वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में जारी। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर। मियांवाली में पुलिस स्टेशन मकड़वार पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। मुल्क दुश्मनों का ताक़ुब जारी रखते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आईजी पंजाब। निगरां वज़ीर आला पंजाब का थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन। गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरों और जवानों को इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान। जराइम और दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस हमारा काबिल फख्र हरावलदस्ता है। पुलिस और CTD को मजीद मजबूत और जदीद हथियारों से लैस करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौम को अपनी फोर्सेस पर फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरों और जवानों के जज्बे को सलाम। मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस और CTD को जदीद असलहे और तरबियत से मौसर फोर्स बनाया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का थाना मकड़वाल मियांवाली में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश खतरात का जायजा। शहदाए पेशावर को खिराज अकीदत। ऐसे वाकयात इंसदादे दहशतगर्दी के कौमी अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। पायदार अमन के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। पेशावर धमाके में शहदा की तादाद 101 हो गई। 59 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। मुल्क भर में फजा सोगवार। तहकीकात के लिए JIT तश्कील। 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। शहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान का पुलिस लाइन्स का दौरा। तहकीकात के हवाले से IG पुलिस की ब्रीफिंग। कौमी असम्बली इजलास। सानहाए पेशावर के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। दहशतगर्दों के खिलाफ ज़रबे अज़्ब जैसे ऑपरेशन के लिए इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। किसी भी कार्रवाई का हतमी फैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अफगान जंग में गलतियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। किसी इलाके की कोई तफरीक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर कीमत पर जीतनी है। पार्लियामेंट की रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात। दमे जायजे के लिए मालियाती और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। बिजली गैस समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का सिलसिला जारी है। IMF के साथ प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज बहावलपुर डिवीजन से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी उनके हमरा होंगे। मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। कन्वेंशन में नए ओहदेदारान शामिल होंगे। पार्टी के मकामी ओहदेदारों का तंजीमी इजलास भी मुनक्किद होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। अमेरिका का यूक्रेन को F-16 तैयारे देने से इनकार। खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया गया तो यूक्रेन को जंगी तैयारों की फराहमी पर गौर कर सकते हैं। फ्रांसीसी सदर। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का यूक्रेन को मार्टर गोले फराहम करने पर इत्तफाक। हंगरी और ऑस्ट्रिया का भी असलहा देने का ऐलान। रूस की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से रमल्ला में मुलाकात। इसराइल के साथ कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। पायदार अमन के लिए 2 रियासतों का क़याम ही मसले का हल है। एंटनी ब्लिंकन। सऊदी साइकिलिंग टूर का तीसरा एडिशन। दूसरा मरहला अतालवी साइकिल सवार जोनाथन मेलान ने अपने नाम कर लिया। मेलान ने विंटर पार्क से शालाल सजलात रॉक्स तक 184 किलोमीटर का फासला
4 घंटे 53 मिनट और 35 सेकंड्स में तय किया। नीदरलैंड्स के डिलन ग्रोइनवेगन ने मजमूई बरतरी पर कब्जा जमा लिया। दुनिया के गिर्द कश्ती में चक्कर लगाने का मुकाबला दी ओशन रेस दूसरा मरहला जारी। कश्तीरानों का खते इस्तवा अबूर कर लिया। गायवेट एनवायरनमेंट टीम यूरोप 0 डिग्री छूने वाली पहली टीम रही। दूसरे मरहले में फ्रीड्स 4600 नॉटिकल माइल का सफर तय करके जनूबी अफ्रीका के साहिली इलाके केप टाउन पहुंचेंगे। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास के हवाले से आपको ये बताएं कि इसमें एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, मियांवाली में पुलिस स्टेशन पर मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। दहशतगर्द पुलिस जवानों की जवाबी फायरिंग से पसपा होकर भागने पर मजबूर हो गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एसएचओ मकड़वाल को टेलीफोन किया और भरपूर कार्रवाई करने पर उनकी तारीफ की। आईजी पंजाब ने कहा कि दहशतगर्दों का पीछा करते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आईजी पंजाब ने मियांवाली हमले के पेश नज़र खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। मज़कूरा कमेटी आरपीओ सरगोदा के साथ मिलकर दहशतगर्दों के ताक़ुब के लिए सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस प्लान करेगी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों और एजेंसीज के साथ मिलकर मियांवाली में भरपूर सर्च ऑपरेशन किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने भी हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला ने थाना मकड़वाल के एसएचओ को फोन और दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर एसएचओ और थाने के दीगर अमले को शाबाश दी। आपने जिस बहादुरी से दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाया वो काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को शाबाश दी है। वज़ीर आज़म ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों को इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। उन्होंने दहशतगर्दों को मार भगाने वाले पंजाब पुलिस के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पुलिस दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे में हमारा काबिल फ़ख्र हरावल दस्ता है। पुलिस और सीटीडी को मज़ीद मजबूत और जदीद हथियारों से लैस करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद और एक आवाज़ है। इंसदादी दहशतगर्दी के खात्मे में पंजाब पुलिस और सीटीडी का किरदार और जज्बा काबिल तहसीन है और इस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने थाना मकड़वाल मियांवाली में दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस और सीटीडी का जज्बा और कारकर्दगी लायक तहसीन है। मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस और सीटीडी को जदीद असलहे और तरबियत से मौसर फोर्स बनाया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस और सीटीडी को जदीद हथियारों, टेक्नोलॉजी और तरबियत से मजीद मजबूत बनाना वक्त की ज़रूरत है। कौम को अपने फोर्सेस पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरान और जवानों के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, पेशावर में पुलिस लाइन्स मस्जिद में होने वाले अंधोनाक धमाके में हलाकतों की तादाद 101 हो गई है, जबकि 49 जख्मी लेडी रेडिंग अस्पताल और 6 जख्मी हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज हैं। आज तीसरे रोज भी पेशावर समेत सूबे की फजा सोगवार है और शोहदा के घरों पर फातिहा खानी का सिलसिला जारी है। लेडी रीडिंग अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल में इस वक्त 49 जख्मी जेर इलाज हैं, जिनमें 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मजीद 4 जख्मियों को इलाज मुआवजे के बाद अस्पताल से घर भिजवा दिया गया। धमाके से मुनहदिम होने वाली मस्जिद में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल किया गया, जिसके बाद IGP खैबर पख्तूनख्वा ने निगरां वज़ीर आला महमूद आज़म खान के हमरा मीडिया को वाक़े से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। पुलिस का कहना था कि खुदकुश हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था और हमला आवर ये मवाद वक्फे से मुख्तलिफ औकात में अंदर लेकर जाने में कामयाब हुआ। वाक़े की इंक्वायरी के लिए आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि सानहा पेशावर पुलिस लाइन में मुलविस दहशतगर्दों को मिसाली सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में
پائیدار امن کے حصول تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ان خیالات کا اظہار GH کو راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ اس طرح کے غیر اخلاقی اور بزدلانہ فعل دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں قوم کے عزم کو متزلزل کرنے کے بجائے مزید مضبوط کرتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں کسی طرح کی دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف نے اس موقع پر تمام کمانڈرز کو ہدایت کی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انٹیلیجنس کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف مربوط آپریشنز جاری رکھے جائیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے شہدائے پشاور پولیس لائنز کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ کانفرنس میں غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے مضموم بھارتی منصوبے اور مقبوضہ وادی میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج بہادر کشمیری عوام کی مقامی جدوجہد آزادی کی اصولی طور پر حمایت جاری رکھے گی۔ شرکاء نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی منگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ہونا ضروری ہے۔ کانفرنس پہ ملکی سلامتی کی تازہ ترین صورتحال اور نئے خطرات کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا۔ ناظرین، کوہاٹ کے تانا ڈیم میں ڈوبنے والے آخری بچے حمزہ و جمشید خان کی تلاش کے لیے آج چوتھے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حمزہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے اسد نوشاد سے۔ اسد، ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ یہ ریسکیو آپریشن کا جو آج چوتھا روز ہے، اس وقت ریسکیو کی ٹیمیں کوہاٹ کی جو 1122 کی جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ بھی اس وقت ڈیم کے پانی میں موجود ہے۔ بالکل ٹھنڈا ٹھار پانی ہے۔ آج چوتھا دن ہے یہاں پہ، یہ مسلسل جو ہے تو وہ آپریشن جاری ہے۔ یہ جو ہلاکتیں ہوئی تھی اس میں جو 57 بچے پانی میں ڈوب گئے تھے، ان کو ریکور کرنے کے لیے 51 بچوں کی لاشیں اب تک نکل چکی ہیں، جبکہ 4 زخمی بھی ہیں اور ایک بچہ جو 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے حمزہ، وہ ابھی تک گم ہے اس پانی میں، اور اس کے لیے ابھی تک ریسکیو آپریشن شروع ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے 1122 کی وہ بھی موجود ہے۔ 4 دن سے مسلسل سردی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، بھی لگے ہیں ٹیمیں، ڈائیونگ کی سپروائزر سارے لگے ہیں، بندے آرمی بھی لگے ہیں، ریسکیو 1122 بھی لگے ہیں، دونوں بس کوشش کریں گے۔ پانی کی گہرائی ہے اس ڈیم کی وہ بھی کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے، اور جو موومنٹ ہو گئی ہے، جو لاش کی موومنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ایگزیکٹ جگہ فگر کس جگہ پہ ہے، تو اس وجہ سے زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں، لیکن آپریشن جاری ہے۔ پورے علاقے میں کشتیاں جگہ جگہ پہ گھوم رہی ہیں، جو ڈرائیورز ہیں وہ غوطہ خور ہیں وہ پانی کے اندر موجود ہیں، اور سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے۔ بہت شکریہ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اسد۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نے بجلی اور گیس سمیت معیشت کے مختلف شعبوں میں اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ IMF کے ساتھ پروگرام مکمل کریں گے اور نوے جائزہ مشن میں بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات نیتھن پورٹر کی سربراہی میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے جائزہ مشن کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ اجلاس میں IMF کے توسیع فنڈ سہولت کے نوے جائزے کے لیے معیشت اور مالیاتی اصلاحاتی ایجنڈے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے مالیاتی خلیج کم کرنے، ایکسچینج ریٹ کے استحکام، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں اصلاحات کے بارے میں بریف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بجلی اور گیس کے شعبے میں گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے جو اس حوالے سے طریقہ کار وضع کرے گی۔ اسحاق ڈار نے نویں جائزے کی تکمیل میں IMF کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ مشن چیف نیتھن پورٹر نے اس امید کا اظہار کیا کہ حکومت IMF کے تقاضوں کے مطابق نویں جائزے کو مکمل کرے گی۔ انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان مختلف شعبوں میں اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے IMF کے ساتھ پروگرام کو بروقت مکمل کرے گا۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سربراہ آصف علی زرداری نے تجویز کیا ہے کہ محنت کشوں اور مزدوروں کی کم از کم ماہانہ تنخواہ 35,000 روپے مقرر کی جائے تاکہ مزدوروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ محنت کشوں کی لازمی تنخواہ 35,000 مقرر کرنے کا سرکاری سطح پر فیصلہ کیا جائے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ حکومت عوام کی مشکلات اور تکالیف کے ازالے کے لیے دورس اقدامات اٹھائے۔ عوام کے مسائل حل کرنا اور ریلیف دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے حکومتی کوششیں تیز تر کی جائیں۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज मुल्क गिर तंजीमी दौरों का आगाज कर रही हैं। मरियम नवाज आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब और कल पार्टी के तंजीमी इजलास की सदारत करेंगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी मरियम नवाज के हमरा होंगे। बहावलपुर के मुख्तलिफ मकामात पर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। वर्कर्स कन्वेंशन के तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शिराज दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज दुरानी, बताइएगा मरियम नवाज की बहावलपुर में आमद के हवाले से कैसी तैयारियां देख रहे हैं, क्या उनकी मसरूफियात रहेंगी? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज जो है वो जिस तरह उन्होंने अनाउंस भी पहले कर रखा है कि मुल्क गिर दौरे जो है तंजीमी दौरे वो आज उसका आगाज जो है जनूबी पंजाब के अहम तरीन शहर बहावलपुर से उसका आगाज होने जा रहा है। और इस पहले मरहले में आज तंजीमी कन्वेंशन का भी एहतमाम किया गया है और इस तंजीमी कन्वेंशन में शिरकत के लिए लोग जो है उनका जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज जब मरियम नवाज यहाँ पर पहुंचेंगी तो सबसे पहले उन्होंने तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करना है और साथ साथ अपने तंजीमी ढांचे को मजीद मजबूत करने के लिए उन्होंने जो तंजीमी ओहदेदारान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनसे मुलाकातें भी करनी है। और जो बहावलपुर हमेशा से जिस तरह मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, और लेकिन यह है कि पिछले एक दो इलेक्शन में यहाँ पर एक दो और पार्टियां भी सामने आई, तो इस वक्त उनको जो चैलेंज था उसको फिल करने के लिए जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने हमेशा यहाँ पर कामयाबी हासिल की, तो उसके लिए मजीद बेहतरी के लिए मजीद, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश इस खिते में मौजूद है पड़ी मुस्लिम लीग नून के लिए, उसको फिल करने का जो इनका मकसद है उसके लिए आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शिराज दुरानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। वसीम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई के असरात को कम करने के लिए आवाम को 28 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है, जिसके तहत मुल्क भर में कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशरफ। वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत उकाड़ा के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलोग्राम आटे का थैला 648 रुपये, चीनी 89 रुपये और घी 375 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। शहरी दालें और चावल 15 से 20 रुपये फ़ी किलो रैत पर खरीद रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरी माहाना खरीदारी पर 3 किलो चीनी, 3 किलो घी और 20 किलो आटा खरीद सकते हैं। बाज़ार में घी तकरीबन 560-70 के करीब है और इधर से 375 रुपये मैंने ख़रीदा, और ये गवर्नमेंट का बहुत अहसन कदम है। चीनी भी सस्ती मिलती है, दालें भी, चावल भी, आटा भी, अच्छा सामान मिल रहा है और अच्छे रेट हैं, महंगाई कम हुई है, अच्छा लगा हमें भी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन जिनका स्कोर गुर्बत इंडेक्स में 32 PMT के बराबर या इससे कम है, इनको यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 400 रुपये, घी 300 रुपये और चीनी 70 रुपये फ़ी किलो, जबकि दालों और चावल पर 15 से 20 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कस्टमर यूटिलिटी स्टोर्स पर माहाना खरीदारी पर 5 किलो चीनी, 5 किलो घी और 40 किलोग्राम आटा खरीद सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले कस्टमर आ रहे हैं, उनसे हम कोड अवेलेबल करके उन्हें 1 मन आटा, 5 किलो चीनी और 5 किलो घी मुहैया कर रहे हैं। 300 रुपए का घ्यो का पैकेट मिलता है, 70 रुपये चीनी मिलती है, 10 किलो का तोड़ा आटे का मिलता है 400 रुपए, 300 रुपये किलो घ्यो, 70 रुपये चीनी, 10 किलो का आटे का तोड़ा 400 रुपये। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत मुल्क भर में आवाम की सहूलत के लिए बुनियादी ज़रूरत की 5 अशिया पर सब्सिडी फराहम कर रहा है, जिनमें आटा, घी, चीनी, दालें और चावल शामिल हैं। वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत दी जाने वाली अरबों रुपए की सब्सिडी हुकूमत का एक फलाई और अवामी इक़दाम है, जिससे आवाम की मुश्किलात में कमी आई है। नाज़रीन, जिला ननकाना साहिब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 45,000 ख़वातीन को 7,000 रुपये की रकम की अदायगी की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये अदायगियाँ इस साल जनवरी से मार्च तक 3 माह के लिए की जा रही हैं। तफसील बता रहे हैं वसीम इस्माइल। जिला ननकाना साहब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 45,000 ख़वातीन को 7,000 रकम की अदायगी शुरू हो गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 45,000 ख़वातीन को 7,000 रुपये, बच्ची के लिए 2,000 रुपये और बच्चे के लिए 1,500 की रकम की अदायगी शुरू हो गई है। बेनज़ीर पैसे मिलते पे ने 7,000 रुपया मैंने मिले, मेरे बच्चों के भी लगे ने, मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हाँ, मैनू की पैसे मिलते पे ने। मैनू गौरमेंट की तरफों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफों मिले पैसे 7,000 रुपया, कोई कटौती भी
नहीं हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ हुकूमत दी तो मेरे बेटे को भी 3000 रुपया मिले वा। ज़िला ननकाना साहब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगी के लिए 62 सेंटर कायम किए गए हैं, जहां पर ख़वातीन अपनी रकूम की अदायगी ले सकती हैं। अगर कोई पोज एजेंट इनसे कटौती करता है या उनके गलत तरीके से इलीगल तरीके से पेमेंट डिडक्ट करता है या एम्बेजलमेंट करता है तो हम उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनकी पोज ब्लॉक करते हैं और उनके खिलाफ FIR भी लॉक करवाते हैं। ATM के ज़रिए भी ख़वातीन अपनी रकूम की अदायगी ले सकती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम की अदायगी जनवरी से मार्च तक जारी रहेगी। नाज़रीन, ठट्ठा में बारिशों और सैलाब से 700 से ज़ायद स्कूल और 2 लाख बच्चे शदीद मुतासिर हुए हैं। बहाली के बाद शदीद सर्दी में भी कुछ स्कूलों में तदरीसी अमल जारी रहा। सर्दी से मुतासरा बच्चों को फलाही तंजीम की जानिब से गर्म कपड़े तकसीम किए गए। तफसील बताएंगे मिर्ज़ा हसन बेग। हालिया सैलाब और बरसात में ठट्टा ज़िला के 700 से ज़्यादा स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। काफ़ी तादाद में स्कूल जो थे ज़ेर-ए-आब थे। काफ़ी की इमारतें जो थी वो शदीद टूट फूट का शिकार हो गई थी और बच्चों की तालीम जो थी तकरीबन 2 लाख बच्चे मुतासिर हुए थे और उनकी तालीम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। और कुछ स्कूल ऐसे थे कि उन्होंने टूटी इमारतों में भी अपनी तालीम जारी रखी, जिसमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पंप हाउस का नाम जो है सबसे आगे है। उन्होंने 300 बच्चे और बच्चियों ने कैंपों के अंदर बैठ के शदीद सर्दी में तालीम हासिल की। जब इनकी खबर पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने नशर की, ठिठुरते बच्चों को दिखाया तो फौरी तौर पर दुआ फाउंडेशन वालों ने रब्ता किया। PTV में न्यूज़ थी बच्चों के हवाले से कि सर्दी में खुले में तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद मैंने फौरी तौर पर स्वेटर वगैरह इंतज़ाम किए हैं। हम इनके लिए इंशाल्लाह जो भी मुमकिन हुआ वो लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। अभी भी हम चीज़ें लेके आए हैं सर्दी के हवाले से। इस गांव में इस स्कूल में अगर कुछ और मदद चाहिए इंशाल्लाह हम साथ हैं। आपने हम लोगों को स्वेटर दिया, हमें पहले बहुत ठंड लगती थी, शुक्रिया आप लोगों का। पहले हम सर्दी में वो हो रहे थे तो आपने अभी स्वेटर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे हमारे सर्दी की वजह से बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं। ये छोटे छोटे टेंट हैं जिसमें बच्चे तादाद ज़्यादा है, बच्चे पूरे नहीं आते। सर्दी से बचाने के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। और आज दुआ फाउंडेशन की तरफ से 350 सूटर जो इन बच्चों में तकसीम किए जा रहे हैं ताकि इनको सर्दी से बचाया जा सके। दुआ फाउंडेशन ने ये जो अमली काम किया है ये उन गैर सरकारी तंजीमों के लिए जो है मशअल राह है, वो भी आगे बढ़ें और दुआ फाउंडेशन की तरह अमली काम करें। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा हसन बेग तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि पाक अमेरिका शराकत दारी काबिल तजदीद ज़राए तवानाई की जानिब मुंतकली के ज़िम्न में इंतहाई अहम है। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान ने मारूफ अमरीकी थिंक टैंक क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट के ज़ेर एहतमाम वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि काबिल तजदीद ज़राए की जानिब मुंतकिली से कुदरती आफात का मुकाबला करने और मौसमियाती तब्दीली के मवाफ़िक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सैलाब के बाद हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में रिकवरी, आबादकारी और तामीर नौ शामिल हैं। सैलाब की मद में मिलने वाली इमदाद के शफ़ाफ इस्तेमाल के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि तामीर नौ बहाली के लिए फराहमी की जाने की मदद के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए भी बैनुल अक़वामी बिरादरी के मुंतज़िर हैं। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद कहते हैं कि मसला कश्मीर का नज़रअंदाज किया जाना आलमी अमन के लिए मुस्तकिल ख़तरे का बाइस है। खित्ते में पायदार अमन के लिए आलमी ताकतों और बाअसर हुकूमतों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तानी सिफारतखाने वाशिंगटन में कश्मीरी नजात कम्यूनिटी के वफ़द से मुलाकात में किया। इस मौके पर आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने खुसूसन अमरीका में कानूनदानों, थिंक टैंक कम्यूनिटी और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार तंजीमों को इस हवाले से आगाह करने से मुतल्लिक कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर ने बरतानिया, बेल्जियम, तुर्की और दीगर ममालिक के दौरों और इस हवाले से होने वाली पेशरफ से भी वफ़द को आगाह किया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से हल तलब मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार तंजीमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को कश्मीरी अवाम यकसर मुस्तरद कर चुकी है। उन्होंने वफ़द को मज़ीद मुतहर्रिक अंदाज में मसला कश्मीर उजागर करने के हवाले से काविशों की हिदायत करते हुए कहा कि मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ बैनुल अक़वामी बरादरी तक पहुँच रही है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने भारत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने श्रीनगर में हुर्रियत दफ्तर को जब्त करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत अवामी इमलाक को जब्त तो कर सकती है, लेकिन
वो कश्मीरियों के दिलो दिमाग से जज्बा आज़ादी को नहीं निकाल सकती। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनामी ज़माना तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में इस इक़दाम को मकबूजा इलाके में सियासी इख्तलाफ को दबाने के लिए बीजेपी और RSS के हुक्मरान इत्तेहाद के मज़मूम एजेंडे का हिस्सा करार दिया। उन्होंने भारतीय नस्ल परस्त हुकूमत को खबरदार किया कि कश्मीरियों को अपनी ही सरजमीन पर बेघर करने के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। हुर्रियत रहनुमाओं सैयद बशीर इंदराबी और ख्वाजा फिरदौस ने कहा कि भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कमज़ोर करने के लिए नित नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में जंग हार चुका है, जो इस हकीकत से जाहिर है कि उसने एक छोटे से खित्ते में 9 लाख से जायद काबिज फौजियों को तैनात कर रखा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह की क़यादत ने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा कि कश्मीरी अवाम मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्वा यलगार की भरपूर मज़ाहिमत करेंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह भारत को मकबूजा इलाके में जालिमाना और गैर जमहूरी इक़दामात करने से रोके। नाज़रीन, RSS के भारत में मुसलमानों को दीवार से लगाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में जारी नुमाइश से मुसलमान बादशाहों का जिक्र खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला शाद। RSS के भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। बीजेपी रहनुमा बयानात दे रहे हैं कि मोदी के हिंदू मुल्क में मुसलमानों, मसीहियों, सिखों व दीगर अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। मोदी की फस्ताई हुकूमत ने कुरूने वुस्ता के शाही खानदान के उन्वान से दिल्ली में जारी नुमाइश से मुगल, लोदी व दीगर मुस्लिम शाही घरानों का जिक्र निकाल दिया है। ये नुमाइश भारतीय वज़ारत तलीम के तहत जारी है। नुमाइश से मुस्लिम तारीख खारिज करने पर भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए तलीम राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि मुस्लिम और ईसाई भारत में बाहर से आए हैं, इसलिए इन्हें भारतीय तारीख में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के इंतहाब पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उर्फ बिल्डोजर बाबा ने कहा है कि हिंदू धर्म ही भारत का सरकारी मजहब है। राजस्थान के मंदिर में खिताब करते उन्होंने कहा कि हम भारत को जल्द हिंदू रियासत करार देंगे। हिंदू रियासत का क़याम ही हमारा मिशन है। हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मोदी के भारत में मुस्लिम मकामात के नाम तब्दील करने का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के शहरों फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर और बदायूं का नाम तब्दील करने की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं। देवबंद का नाम तब्दील करके देवरिंद करने की तजवीज़ भी दी गई है। यूपी में पहले ही इलाहाबाद, फैजाबाद और मुगल सराय जंक्शन का नाम तब्दील किया जा चुका है। भारतीय मुसलमान दुहाई दे रहे हैं कि आलमी बरादरी उनकी हालत ज़ार पर तवज्जो दे। आखिर कब तक वो मोदी हुकूमत के मजालिम सहते रहेंगे। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से कुछ खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सऊदी अरब ने हालिया दिनों में यूरोपीय मुल्कों के कई दारुल हुकूमतों में कुरान पाक की बार बार बेहुरमती के वाक़यात की मजम्मत की है और इसे मुस्तरद किया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में काबीना ने कुरान पाक की बेहुरमती से मुताल्लिक सऊदी अरब के गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा कि हालिया दिनों में मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हैं। इस बात को ज़रूरी समझते हैं कि यूरोपीय ममालिक की हुकूमतें दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने वाली सरगर्मियों का सद्देबाब करें। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 तैयारे फराहम करने से इनकार कर दिया है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन को लड़ाका तैयारे फराहम करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले का 1 साल मुकम्मल होने पर पोलैंड और यूरोप के दूसरे मुल्कों का दौरा करूंगा। फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रोन ने नीदरलैंड्स का दौरा किया और हेग में वज़ीर-ए-आज़म मार्क रोटे से यूक्रेन जंग, महाजरीन के मसाइल और यूरोपीय सरबराह इजलास से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूक्रेन की हर शोबे में मदद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया गया तो यूक्रेन को जंगी तैयारों की फराहमी को रद्द नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने यूक्रेन को 155 मिलीमीटर के मार्टर गोले फराहम करने पर इत्तफाक किया है। पेरिस में दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा के दरमियान मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा कि यूक्रेन को गोलों की पहली खेप जल्द फराहम करती जाएगी। अमेरिका ने भी यूक्रेन के लिए मजीद फौजी गाड़ियाँ और असलहा रवाना किया है। हंगरी और ऑस्ट्रिया ने भी यूक्रेन को असलहा देने का ऐलान किया। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन का दौरा किया और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हमरा जनूबी महाज पर फौजियों और शहरियों से मुलाकात की। उन्होंने रूसी हमलों में भी ज़ख्मी होने वाले यूक्रेनी फौजियों की भी अयादत की। सदर ज़ेलेंस्की ने डेनमार्क की जानिब से आर्टिलरी सिस्टम फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया।
रूस ने मगरबी मुल्कों की जानिब से यूक्रेन को लड़ाका तैयारों की फराहमी के इम्कान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऐसा इकदाम इंतहाई खतरनाक होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रामल्लाह में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की और हालिया कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तशद्दुद को रोकने और 2 रियासती हल के लिए अमेरिका की हिमायत के अज़्म का इयादा किया। सदर महमूद अब्बास ने कहा कि मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों की वजह से शदीद इज़्तिराब है। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया की मुमकिना जारहियत और जंगी तैयारियों का मुकाबला करने के लिए फ़ौजी मशकों को वुसअत देने और जौहरी डेटरेंस प्लानिंग बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। सियोल में अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और उनके जनूबी कोरियन हम मनसब ली जोंग सुक के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने शिमाली कोरिया की तरफ से बढ़ते हुए जौहरी खतरात से निपटने के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और लड़ाका तैयारे तैनात करने पर भी इत्तफाक किया गया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के केस में जवाब कराने के लिए मोहलत दे दी है। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कमीशन के सामने पेश हुए और जवाब जमा कराने में मजीद मोहलत तलब की। केस की समाअत 14 फरवरी को होगी। इमरान खान को मुबैना बेटी टेरियान को जाहिर न करने पर नाअहल किए जाने के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से दायर करदा जवाब में टेरियान की बेटी होने के बारे में इल्जामात का जवाब नहीं दिया गया और दरखास्त के काबिल समाअत होने के अलावा बेंच पर एतराज़ात उठाए गए हैं। इमरान ने जवाब दिया कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ चुके हैं और यूं अवामी ओहदा न रखने की बिना पर उनके खिलाफ कॉरमोरेंटो की दरखास्त काबिल समाअत नहीं रही। इमरान खान ने जवाब में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेरियान से मुतल्लिक डिक्लेरेशन का जायज़ा आइनी दायरा इख्तियार में नहीं ले सकती। इस नौइयत का मामला मुतल्लिका फ़ोरम पर काबिल समाअत हो सकता है। जवाब में अदालत के दायरा इख्तियार के हवाले से ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक माजी में ज़ाती वजूहात की बिना पर इमरान खान के खिलाफ इस नौइयत का केस सुनने से इनकार कर चुके हैं और ये मुसल्लिमा उसूल है कि इनकार के बाद वही जज दोबारा केस नहीं सुन सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि शेख रशीद वो लोटे हैं जो हर दौर में वफादारी और मालकान तब्दील करते रहे हैं। शेख रशीद के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी सूबाई वज़ीर ने कहा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग से इस मरतबा भी लोटा बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। इनकार के बाद ये झूठे और घटिया इल्ज़ामात लगाने और इमरान न्याजी की खुशामद में मसरूफ़ हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के सरकारी हस्पतालों को पेपरलेस करने के लिए पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत करते हुए कहा कि इस निज़ाम से मरीज़ों और डॉक्टर्स को सहूलत होगी। पेपरलेस मरबूत निज़ाम के तहत मरीज़ किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकेगा। उन्होंने कहा कि दिल के मरीज़ों के फौरी यकीनी इलाज के लिए प्राइमरी PCI मॉनिटरिंग सिस्टम भी वज़ा किया जाएगा। इस मॉनिटरिंग सिस्टम से दिल के मरीज़ की आमद, इलाज और प्रोसीजर का जायज़ा लिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर पंजाब के 15 बड़े अस्पतालों में पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज किया जाएगा, जिसमें मरबूत निज़ाम के तहत मरीज़ों का डाटा हर सरकारी अस्पताल में मुयस्सर होगा। मरीज़ की आमद, इलाज के आगाज़, टेस्ट और प्रोसीजर समेत दीगर तफसीलात इस सिस्टम पर मौजूद होंगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद नईम सलीम ने सीनियर सिविल जज एहसान साबिर के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। जेल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। मोअज़्ज़िज़ जजेस ने जेल की मुख्तलिफ बैरकों, लंगर खाने, हस्पताल और डिस्पेंसरी का विजिट किया, खाने का मयार चेक किया और सफाई सुथराई का जायजा लिया। उन्होंने जेल में शानदार इंतजामात पर सुपरिटेंडेंट जेल टीपू सुल्तान और उनकी टीम की काविशों को सराहा। जज साहिबान ने कैदियों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने के लिए अहकामात जारी किए।
बहादुर और गरीब आवाम ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, जिनकी अल्फाज में जिनका हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन तारीख़ हमेशा उन माओं को, उनके सपूतों को, उनके बच्चों को, बेटियों को हमेशा याद रखेगा। ये कभी तारीख़ इस बात को भुला नहीं पाएगी कि केपी की जो कुर्बानियाँ हैं, मगर उसके साथ साथ उनका जायज़ मुतालबा, उनका पूरी तरह उसको पूरे पाकिस्तान के वहाँ पर जो लीडरशिप थी उन्होंने उसको सपोर्ट किया। और नेट प्रोसीड जो हैं, जो कैलकुलेट होती हैं, सूबों का हिस्सा, वफाक का हिस्सा तकसीम करने से पहले 1% उनको ये हमने दिया, और वो सबसे ऊपर ये लिखा था, यानी सूबों को जो हिस्सा जाता है 57.5% और वफाक को 42.5%। इस तकसीम से पहले जो टोटल इनकम है पाकिस्तान की, उसका 1% उनको दिया गया 2010 में ये, और आज तक ये दिया जा रहा है। तो इसके नतीजे में जो कैलकुलेशन की गई है कि 2010 से लेकर आज तक 417 अरब रुपए सिर्फ इस मद में केपी के, जो हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है और उनका आवाम का हक भी था, 417 अरब रुपए इस 1% की मद में उनको अदा किए जा चुके हैं अंडर NFC अवार्ड, ताकि उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो, और उनका सबसे हक पहला और फाइक है, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, केपी हैज़ ऑलवेज बीन फ्रंट लाइन स्टेट, क्योंकि हमारे जो जोग्राफियाई सूरत हाल और जो दूसरे सूरत हाल है, उसके नतीजे में उनकी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के अवाम के साथ बड़ी उनकी अजीम कुर्बानियाँ हैं। तो 417 अरब रुपए उनको सिर्फ इस मद में दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए, चाहे वो CGD है, चाहे वो सामान ख़रीदना है, चाहे वो बुलेट प्रूफ उनकी जो हैं वो ATCs हैं, चाहे वो एमुनेशन है, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो नए कार्डर्स को तैयार करना है, हर लिहाज से, चाहे वो इंटेलिजेंस का इदारा एक का उसको क्याम में लाना है, चाहे यानी पूरे KPK के जो अजला हैं वहाँ पर उनके जो सेटेलाइट्स वो बनानी है, यानी ये सारा पैसा उसके लिए था। ये 417 अरब रुपया दिया गया। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है। 10 साल PTI वहाँ पर हुकूमत में रही, 10 साल। उनको आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपया कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ। मैं आपको, मुझे नहीं पता कि ये तो मेरे भाई सिंध के चीफ मिनिस्टर बता सकते हैं या बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बता सकते हैं। मैं अपने ताईं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि इन 10 सालों में वफाक से हमें एक धेला नहीं हमने लिया, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी या कोई और गवर्नमेंट थी, एक धेला नहीं मिला। मैं बिल्कुल विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कह सकता हूँ। और हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की, हमारे पास वसाइल थे, हमने उसको लगाया, CDD बनाई, जो भी उसमें कारकर्दगी है मैं उसकी तफसील नहीं जानना चाहता, मगर ये KP को किसी और सूबे को पैसा नहीं मिला। इस NFC अवार्ड सिर्फ KP को मिला, इस बुनियाद पर कि उनका हक है, उनके अवाम का हक है, हमें ये उनका ज़रूर देना चाहिए। तो चारों सूबों ने मिलकर KP को आज 2010 से लेकर 2023 आज है, इन 13 सालों में 417 अरब रुपए दिए, तकरीबन 40 अरब साल का मिला। और फिर PTI की गवर्नमेंट में 10 साल वो गुजारे और कहें कि KP जो है ये, देखिए मैं यहाँ पर कोई एक खुदा न खास्ता कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि जब अभी पीछे जो वाक़यात हुए
کہ جی وفاق سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے. بھئی 40 ارب روپے آپ کو اوسطاً سال کا مل رہا ہے, کسی اور صوبے کو 40 ارب چھوڑ کے 40 پیسے نہیں ملے, آپ کو ملے ہیں, آپ کا حق ہے. ہمارا فرض تھا کہ NFC میں اس کو ہم نے ایگری کیا, خوش دلی سے کیا, سب صوبوں نے اپنا اس میں حصہ ڈالا. مجھے یاد ہے پنجاب نے 11 ارب بلوچستان کے لیے دیا اور اس کے لیے علیحدہ دیا باقی صوبوں کے ساتھ. تو پھر آپ کا یہ گلا بنتا ہے کہ 40 ارب سال کو آپ کو مل رہا ہو اور آپ کہیں کہ ہماری CDD جو ہے اس میں کمزوریاں ہیں, اس میں اپنا سامان نہیں ہے, اس میں فلاں نہیں ہے, اس میں بندوقیں نہیں ہیں, اس میں ٹریننگ نہیں کر پا رہے, وہاں پر سیٹلائٹس نہیں بنا پا رہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل یقین ہے یہ بات. تو اس لیے میں اس کے اوپر میں نے اس لیے تھوڑا سا وقت لگایا کہ میں آپ کو اس آنریبل ہاؤس کو یہ بتا سکوں کہ حقائق ہے کیا, اور یعنی نیکٹا بنا, CDDs بنی, صوبوں کے اوپر کام ہوا, لیکن یہ گلا کرنا KP حکومت کا PTI کا 10 سال کہ یہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور یعنی حقائق کو مسخ کرنے کی اور کوئی کوشش نہیں ہو سکتی. پھر میں آگے چلتا ہوں کہ رد الفساد اور ضرب عضب کے ذریعے بہت کاری ضرب لگی ان کے اوپر, اور ان کے ہوش ٹھکانے آئے ان دہشت گردوں کے, اور اس کی نتیجے میں اس سے پہلے جو شہادتیں ہو چکی میں بیان کر چکا ہوں. KP کے سیاسی گھرانوں کے سپوتوں نے شہادتیں دی, جس میں بلور خاندان شامل ہے اور دوسرے خاندان شامل ہیں KP کے. سندھ سے پاکستان کی جو وزیر اعظم ہیں محترمہ بینظیر بھٹو, وہ شہید ہوئیں اسی دہشت گردی کے نتیجے میں. اور اس طرح پاکستان کے بلوچستان, پنجاب کے عوام نے, میں سب تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ سب نے اس میں حصہ ڈالا ہے, سب نے. یہ پنڈی کی کسی مسجد میں وہاں پر فوجی افسران بھی اور ان کے بچے بھی نماز ادا کر رہے تھے جمعے کی, وہاں پر وہ دہشت گرد آیا تو وہ افسر بھی شہید ہوئے, ان کے بچے بھی شہید ہوئے. تو یہ واقعات یہ بھرے پڑے ہیں صفحات پاکستان کی حالیہ تاریخ کے, اور اب دوبارہ یہ ناسور سر اٹھا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اور شومی قسمت نہیں ہو سکتی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو میں پیچھے بات کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ جو پارلیمان میں جو پریزنٹیشن دی گئی, پھر یہاں پر جو اس مخلوط حکومت کے زعماء کو اسی کمرے میں پریزنٹیشن دی گئی, اور جو بتایا گیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون واپس لے کے آیا. یہ ایک آج پوری قوم پوچھ رہی ہے, جہاں پر یعنی آپ پشاور سے لے کے کراچی تک ہر آنکھ اشک بار ہے کہ یہ کیا ہو گیا, پاکستان کو دوبارہ کس کی نظر بد لگی ہے, اور ایسا پھر کیوں ہوا کہ اتنا عرصہ امن قائم رہا, جس کو اچیو کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے, بہادری کی, شجاعت کی اور قربانیوں کی. یہ دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہو گیا, کس طرح KP دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اور یہ بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے فل فور ہم نے فوری, قوی اور یعنی مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دوبارہ پھیل جائے گا, اور پھر تاریخ میں میرے منہ میں خاک کہ ہمارا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, ضرور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دوبارہ قابو پائیں گے اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ کس طرح, کون لے کے آیا ان کو واپس, اور یہ کیسے آئے. اور یہاں پر اس کابینہ میں آنریبل ممبرز موجود ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا, اور دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں وہ مجھے آ کے سینسٹائز کرتے رہے پچھلے ہفتوں اور مہینوں میں کہ وزیر اعظم معاملات خراب ہو رہے ہیں.
वहाँ पर भत्ता मांगा जाता है, वहाँ पर ठेकों में लोग बीच में बैठे होते हैं कि जनाब ये 5% दो और फिर ये ठेका होगा। और इस तरह की बेशुमार बन्नू में क्या हुआ और दूसरे इलाकों में क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये है वो ये नमा फिक्रिया है, हमें इसकी एक इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी। और किसने कहा था कि ये जिहादी हैं और ये पाकिस्तान के दोस्त हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे। और किसने कहा था कि जनाब ये अपने इन्होंने हथियार डाल दिए और जनाब ये बिल्कुल पाकिस्तान के अमन और तरक्की में कि ये हिस्सा होंगे, ये दे विल मेन स्ट्रीम। ये वो चुपते हुए सवालात हैं जो मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम मुझसे और आपसे और तमाम उन मुक़्तदर शख्सियात और इदारों से यानी पुकार कर पूछ रही है कि इसका जवाब दें इसका। तो मैं समझता हूँ कि हमें आज इस काबीना में मेरे लिए कोई और अहम मौजू नहीं है। तमाम मौजू जो हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू दिस बर्निंग इशू। इसके ऊपर आज हमें यहाँ पर गुफ्तगू करनी चाहिए। यहाँ पर एजेंडा है, मैं किसी एजेंडे पे नहीं आऊँगा। मैं इसके ऊपर पहले बात आपसे मैं चाहूँगा कि आप इसमें रोशनी डालें। अगर आप ये तो मैंने वो हक़ाइक़ बताए हैं जो छुपे हुए नहीं, जो कि बिल्कुल किसी से मख्फी नहीं है। ये दे आर ऑल मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज एंड पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप बात करना चाहेंगे कैमरा में तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि बहादुर और गयूर अवाम की अहमियत को और उनकी हिम्मत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और उन कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद आशिक चौधरी 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता कुछ अरसे से अलील थे। उन्हें सहाफ़त के शोबे में बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सीनियर सहाफ़ी आशिक चौधरी के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला ने कहा कि आशिक चौधरी ने शोबा सहाफ़त के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। मरहूम की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:15 पर मस्जिद कबा चनाब ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में अदा की जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी और कल पार्टी के तंजीमी इजलास की सदारत करेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी मरियम नवाज के हमरा होंगे। बहावलपुर के मुख्तलिफ मकामात पर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। वर्कर्स कन्वेंशन के तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदे शिराज दुरानी वर्कर्स कन्वेंशन की मेज़बान साबिक MNA चौधरी सऊद मजीद के हमरा मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ आज 2 रोज़ा दौरे पर भावलपुर तशरीफ़ ला रही हैं और इस मौके पर उन्होंने आज वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करना है और इसके साथ जो तंजीमी ओहदेदारान हैं उनसे भी मुलाकातें करनी हैं। इस दौरान वो न सिर्फ मुलाकातें करेंगी बल्कि आगे जो तंजीमी ढांचा है उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए भी जो मरबूत हिकमत अमली है वो तय की जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक रुकन कौमी असम्बली और सेनेटर सऊद मजीद साहब मौजूद हैं। जी, मैं आपको बताऊँ कि पार्टी ने हमेशा भावलपुर को अपना घर समझा और उनकी ये जो सियासी मुहिम है उसका आगाज़ भी मरियम नवाज़ इस दफ़ा भावलपुर से ही कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि भावलपुर में पहले भी पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने यूनियन काउंसिल तक उसकी तंजीम साजी की है और मरियम नवाज़ के आने से हमने वो तमाम लोगों को बुलाया है जो हमारी नई तंजीम में शामिल हुए हैं। तो ये तंजीमी कन्वेंशन है और उसमें ये हमारी ख्वाहिश थी कि उनसे मरियम नवाज़ ख़ुद ख़िताब करें, वो ख़ुद आके बैठ के देखें और उनकी जो ड्यूटियाँ लगनी हैं, जो आगे के फ्यूचर के लिए हमारा लाया अमल है, वो उससे ख़ुद उनको बताएं। तो इंशाल्लाह ये एक वो जो लोगों को हमने इन्वॉल्व किया था अपनी पार्टी की तंजीम में, वो सारे आज यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे पूरे डिवीज़न से और इंशाल्लाह वो फिर इधर से जब जाएंगे तो मज़ीद मुतहर्रक होके जाएंगे, एक कोई अपना बयानिया लेके जाएंगे और उसके साथ साथ वो मज़ीद उनको ये पता होगा कि उनकी क्या ड्यूटी है
اور کیا کام انہوں نے کرنا ہے جا کے. تو یہ ایک قسم کا پارٹی جو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ورکر تھوڑے سلو ہوئے تھے, کچھ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ سارے ایک دفعہ پھر دوبارہ اسی طاقت کے ساتھ دوبارہ پارٹی کے لیے کام کرنا شروع کریں گے. جب بھی الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو بہاولپور نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مریم نواز صاحبہ کے یہاں پر آنے سے مزید پارٹی سٹرانگ ہوگی یہاں پر؟ جی انشاءاللہ پارٹی ظاہر ہے وہ ہماری لیڈر ہیں اور ان کو چاہنے والے بہاولپور میں بہت زیادہ ہیں, تو وہ پارٹی تو ان کے آنے سے سٹرانگ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی مزید مضبوط ہوں گے, اور جو لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. پارٹی کی وہ اس وقت پاکستان میں تنظیمی سربراہ ہیں, اور جو لوگ ہماری پارٹی کی تنظیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہاولپور نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے ہمیشہ بہاولپور کا ساتھ دیا. مریم نواز جیسی جو قداور جو سیاسی شخصیت ہیں پاکستان کی, ان کے آنے سے یہاں پر پارٹی نہ صرف منظم ہوگی بلکہ آئندہ جو عام انتخابات آئیں گے اس کے لیے بھی بھرپور طریقے سے تقویت بھی ملے گی. بہت شکریہ شیراز, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آپ جانیں گے موسم کی صورتحال. السلام علیکم. بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبد القدیر. ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک, جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا. اس دوران بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک, جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہا. اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیہ کی, جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کالام میں -10, استور میں -7, سکردو -6 اور بگروٹ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال.